अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। अच्छा, हमें अक्सर मैसेज आते हैं, वाली बात है। हाँ, इज़ इट अ गुड मॉर्निंग वाली बात तो है। हमें अक्सर मैसेज आते हैं, इवन ऑन 14 अगस्त एंड लेटर ऑन 15 अगस्त। अगस्त के महीने में ज़ाहिर मसाइल इतने ज़्यादा थे, मसाइल होते हैं तो हम बात भी करते हैं, और फिर हमें लोग कुछ मैसेज करते हैं, भाई ये तो वो महीना है जब पॉजिटिव बातें करें, ये तो वो महीना है जब अच्छी अच्छी बातें हमें कहनी चाहिए, सुननी चाहिए, अपने मुल्क के बारे में बतानी चाहिए। हम क्या बताएं, मुझे बताएं, मुझे ये बता दीजिए कि हम क्या बताएं। कल के वाक़यात आपने देखे हैं, जड़ावाला, गुजरावाला, फैसलाबाद की जो तहसील है जड़ावाला, वहाँ पे क्या हुआ है। मतलब मरने मारने को लोग निकल आए, और हम बिल्कुल आपस में यही बात कर रहे थे कि अभी 14 अगस्त 3 दिन पहले गुजरा है, जिस पे हुब्बुल वतनी की बातें और हम सब एक हैं, और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब को हुकूक हासिल हैं। अभी 11 अगस्त को द वाइट पार्ट ऑफ आवर फ्लैग, जिस पे हम बड़ी कंसंट्रेशन कर रहे हैं सब कुछ, और ये लो जी सब उसकी असलियत जो है वो कल ही निकल आई। और वैसे तो हो नहीं सकता कि आपको ना पता हो, लेकिन आपको एक दफ़ा बता दें कि ज़िला फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया कि इस वाक़े ने एक बार फिर दुनिया में पाकिस्तान का मैं कहती हूँ जो परसेप्शन है ना हमारी, जो हम चाहते हैं कि दुनिया हमें जिस तरह देखे, वो तबाह कर दी। हमारी परसेप्शन इज ओवर। अब हम किसी के लिए, किसी के हकूक के लिए जब अगर खड़े हो ना कि जी स्वीडन में क्या हो रहा है, डेसिक्रेशन ऑफ द होली बुक, या एनीवेयर इन द वर्ल्ड, हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है, डू वी हैव अ स्टैंडिंग जब हम अपने अक़लियतों के साथ ये करते हैं? एब्सोल्युटली। जड़ावाला में बाज़ अफराद ने मसीही बिरादरी के अफराद पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया। इस मामले पर बढ़ता फसादात का सिलसिला इतना फैला कि लोगों के घर, उनकी इबादत गाहें सब जलाकर राख कर दिया गया। मुश्तइल हुजूम ने इलाके में मौजूद 4 गिरजाघरों, मसीही बिरादरी के दर्जनों मकानात को आग लगा दी, गाड़ियाँ, दीगर मालो असबाब भी जला डाला। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर के मुताबिक अवामी जज्बात उभार कर फसाद की बाकायदा कोशिश की गई। यही हुआ है, प्लानिंग के तहत किया गया है कि चलो आज कुछ नहीं है, आज हमें वैसे भी थोड़ा सा गुस्सा है क्योंकि पेट्रोल की फी लीटर कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, तो आओ हम यही पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दें। अच्छा, और एक बात है हमारे मुल्क में, और ये सिर्फ ये एक इंसिडेंट इसकी जो कल हुआ उसकी बात नहीं हम कर रहे, इससे पहले भी सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जहां एक शक की बुनियाद पे हम पूरा फैसला दे के उसकी पूरी एग्जीक्यूशन करते हैं, यानी एज इफ वी हैव नो लॉ एंड ऑर्डर, नो पुलिस सिस्टम, नो अदालत, कुछ भी नहीं हमारे पास। आप मुझे बताइए, डिसाइड करेंगे। वो याद नहीं है श्रीलंकन शहरी को जिस तरह बहीमाना बिल्कुल ऐसे, और फिर मिसाल खान, फिर एक तवील फहरिस्त है। काश के एक दो ऐसे किस्से होते तो हम कहते कि जी ये 2 बार हमारी हिस्ट्री में हो चुका है, बहुत बुरी बात थी। सैकड़ों ऐसे फिर हम दुनिया में जो हुए वाकयात हैं, या फिर हमारे पड़ोस में जो कुछ होता है मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ, फिर हम किस मुँह से बात करें। ज़िला इंतज़ामिया ने हालात पर काबू पाने के लिए फैसलाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। तहसील जड़ावाला में आज आम तातील का ऐलान भी किया गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि अक़लियतों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत ने जड़ावाला वाक़े की आला सतह पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। ज़िलाई इंतज़ामिया ने रेंजर्स भी तलब कर ली है। 100 से ज़ायद अफराद इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं। तमाम वाक़यात की फुटेज और वीडियोज़ मौजूद हैं जिससे तहक़ीक़ाती इदारों को मदद मिल सकती है। आई होप कि कोई वाकई कार्रवाई करे, इन लोगों को और वाकई सज़ा दी जाए। और मौजूदा और साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लेकर तमाम सियासी क़यादत ने वाक़े की शदीद मज़म्मत की है, और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक ने कहा है कि मसीही बरादरी के घरों और गिरजा घरों पर हमला इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। किसी शख्स या हजूम को खुद जज और जल्लाद बनकर कार्रवाई का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। यही तो बात है, नहीं दिया जा सकता, लेकिन वो किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे, उन्होंने ये इख्तियार ले लिया है। अच्छा, ये कोई ऑब्वियसली पहला वाक़या नहीं है जिस तरह हम आपको बता रहे हैं, और इससे पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि ऐसे वाक़यात की ना तो मुकम्मल तहकीकात होती है, दैट इज़ द ट्रूथ, और आम तौर पर मुलविस मुल्ज़मान भी बच निकलते हैं। अगर कोई पकड़ नहीं होगी तो रोकथाम की एक्सपेक्टेशन भी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी कल ये वाक़या हुआ है, लेकिन हम यहाँ बैठ के ये नहीं कह सकते कि आइंदा कभी नहीं होगा, क्योंकि 2021 में तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर सियालकोट में एक हुजूम ने श्रीलंकन मैनेजर को कत्ल कर दिया, जिस तरह आप कह रहे थे। उससे भी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज ज़ाहिर मुतासर हुआ। सोचने की अब बात यह है कि हम भारत में अक़लियतों पर होने वाले मज़ालिम की मजम्मत करते हैं, गला फाड़ फाड़ कर करते हैं, और करनी भी चाहिए, लेकिन हमारे अपने मुल्क में जो हो रहा है, मतलब हमारी अक़लियतें
की क्या परसेंटेज थी जब पाकिस्तान बना था, अब 3% से भी कम रह गई हैं, जो बड़ा, मैं तो कहता हूँ हमने झंडे में बहुत मेजर पोर्शन दिया हुआ है वाइट को, क्योंकि असली में तो बहुत श्रिंक हो चुका है। इसे अब हमेशा के लिए हम कैसे संजीदा कोशिश करके इस मामले को सुलझा सकते हैं, ये हम सबको सोचना होगा। और पता है क्या, ये दिहाइयों की तरबियतें होती हैं और ये सोसाइटी में, माशरे में होने वाले बहुत से मामलात का रिएक्शन होता है जो आपको इंतहा पसंदी और तशद्दुद की सूरत में लोगों में नजर आता है। Absolutely. So, अच्छा, कुछ इसका 2+2=4 वाला सोल्यूशन नहीं है। ये जो कौमें इस नहज पे पहुंचती हैं या इतनी वायलेंट हो जाती हैं, ये अदम बर्दाश्त हो जाता है कि वो पाकिस्तान में हों तो ये हरकतें कर रही हों, ओवरसीज हों तो सियासी लीडरों के पीछे जूते लेके भाग रही हों। ये मेरी बात सुने, कोई भी एक तीसरा आदमी, एक थर्ड पर्सन हमें देख रहा हो, वो कह नहीं ये पागल हैं सारे। अच्छा, कुछ रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। अमेरिका ने फैसलाबाद में चर्च और मसीही बरादरी पर हमले पर तशवीश का इजहार तो ऑब्वियसली किया है, और अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पाकिस्तान में गिरजाघरों को निशाना बनाने पर गहरी तशवीश है और अमेरिका पुरअमन आज़ादी इजहार और हर एक के लिए मजहब और अकीदे की आज़ादी के हक की बात करता है। भाई, इन प्रिंसिपल तो हम भी यही बात करते हैं, लेकिन इन प्रैक्टिकल तो आप देख ही रहे हैं। जब हिंदुस्तान में मुसलमानों के घरों को बुलडोजर के जरिए गिराया जाता है, और हमें करनी चाहिए और हम करते रहेंगे। वहां पे मतलब बीफ खाने के ऊपर मुसलमानों को कोड़े मारे जाते हैं, वो भी हम करते रहेंगे। अच्छा, साथ ही उनका ये भी कहना था कि हम अपने आप को बेहतर कैसे कंसिडर करते हैं, मुझे ये बताइए जरा। फिर उनका थोड़े से और एक दो रिएक्शंस, बिकॉज दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज वाचिंग एंड सेइंग। पाकिस्तानी हुकाम वाकई की मुकम्मल तहकीकात करें। बिल्कुल, हम पाकिस्तान में बैठे हुए भी ये कह रहे हैं, और तशद्दुद में मुलव्वस तमाम फरीक जो हैं वो पुरअमन रहें। अच्छा, इसके अलावा इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान की जड़ावाला में मसीहों के घरों और इबादत गाहों पर हमलों की मज़म्मत तो आई है, और उन्होंने कहा है कि इस तरह के हमलों की तादाद में गुज़िश्ता कई सालों में, अफसोस की बात है, इजाफा होता जा रहा है। और ये द वर्ल्ड इज़ वॉचिंग कि हमने अगर ये ना बात इसको कंट्रोल किया तो ये तो पूरी केस स्टडीज़ बनना स्टार्ट हो। फिर इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना कॉनिका ने भी कहा है कि जड़ावाला से परेशान कुन रिपोर्ट्स आ रही हैं, कानून की हुक्मरानी और यूरोपीय यूनियन की बुनियादी इख्तियार में शामिल हैं। ये हम अमन व अमान की बहाली का मुतालबा करते हैं। सो ये सूरत हाल है जो हमें अब फेस करना पड़ रही है, चूँकि ये मामला किसी ने शुरू किया, शरारत की, और उसने सोचा कि चलिए दिस इज सो मच मोर देन अ शरारत। शरारत वो होती है जो बच्चे करते हैं छोटे मोटे स्कूल जाते हुए, और फिर आप एक उनको थपकी लगा के ना उनको सिखाते हैं। दिस इज, ये तकरीबकारी है, ये तो पूरा एक प्लान्ड सिचुएशन थी कि वही वाली आप शुरू में जो बात कह रहे थे ना कि आओ चलो मिलके। चलिए, मुबैना तौर पर तो फीलिंग तो यही है। लेट्स सी तहकीकात में क्या मामला सामने आते हैं। खैर, वील कीप यू पोस्टेड अबाउट इट, बट वेरी ट्रैजिक। अभी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एज इफ वी डोंट हैव अदर चैलेंजेस इन द कंट्री राइट नाउ, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपनी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि निगरान काबीना के लिए तकरीबन तमाम नामों को हतमी शक्ल दे दी गई है। काबीना के अरकान की हलफबरदारी 8 नामों की। वफाकी काबीना के लिए कई नाम ज़ेरे गौर हैं। दिफाई तज्ज़िया का डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली निगरान वज़ीर इत्तलात, जलील अब्बास जिलानी वज़ीर ख़ारजा और सरफराज बुख्ती को वज़ीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान है, जबकि निगरान वज़ीर ख़जाना का अहम कलमदान साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर को मिलने का इम्कान है। इस बार निगरान हुकूमत में वज़ीर ख़जाना का किरदार वज़ीर आज़म से भी एक्चुअली ज़्यादा अहम नज़र आ रहा है। मुल्क में महंगाई रिकॉर्ड सतह पर चली गई है। 1 लीटर पेट्रोल 290 रुपये 45 पैसे का हो गया है। ऐसे में आवाम दुहाइयाँ दे रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। हुक्मरानों को दुआएं देंगे हम, अल्लाह इनको नेक हिदायत दे कि वो पेट्रोल के मामले में जो बड़े चले आ रहे हैं पैसे, और जिससे महंगाई होती चली जा रही है, भाई यही कहना है हमारा बड़ा मुश्किल गुजारा है। तो स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट ये है कि हम नाइट जॉब करते हैं और नाइट जॉब के साथ अपने एक्सपेंसेस पूरे करते हैं, बट इस हुकूमत को किसी का भी ख्याल नहीं है। बाकी ये कि हमारी उम्मीद ख़त्म हो गई है इस मुल्क के ऊपर से फिलहाल। पेट्रोल महंगा हो गया, हर बंदा ना पहुँच से बाहर हो गया। जिसकी ना 700 रुपये दिहाड़ी है वो 150-200 का पेट्रोल डलवाए, घर क्या ले जाए, क्या कमाए। बहुत परेशान कर दिया हुकूमत ने, बहुत तंग गए हम तो इससे। महंगाई इतनी को होगी है, घर से निकलते हैं 2-4 आने 10 आने कमाते हैं, वो उनका घर का खर्चा भी नहीं पूरा होता है। बिजली का बिल बार बार बिजली बढ़ रही है, उसका हर टाइम रेट बढ़ता जा रहा है। गरीब आदमी कहाँ जाए। 17 रुपये जो बढ़ा दिया है, किस वजह से बढ़ा दिया? 20 रुपये तो अभी बढ़ाए थे,
आवाम किधर जाएगी? ये तो अपना घर भरे आदमी भरते हैं और गरीब आदमी का घर भूखा होता है। यही कहेंगे कि अभी एक हुकूमत गई है, अभी निगरान हुकूमत हम पे बम लगा के ऊपर गिरी। जाते मरतबा भी नहीं उसने किसी अवाम से तावन किया, बोलता मुश्किल फैसले में मुश्किल फैसला किया। ये फैसला क्या किया इसने? मुल्क की बदहाली कहाँ तक पहुँच गई, लोग कितने परेशान हैं, किसी को खबर ही नहीं है। पेट्रोल बढ़ता है, उस पर हर चीज़ महंगी हो जाती है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या बारी ताला हमारे पे रहम कर, हमारी कौम पे। मतलब लिटरली दुआओं पे ही बात आ गई है अब तो। एक आदमी जो लिटरली 50,000 60,000 भी कमाता है, अगर उसने कम्यूट करना है, दफ्तर आना है जाना है, दुकान पे आना है जाना है, तो उसकी आधे से ज़्यादा तनख्वाह तो आने जाने में खर्च हो जाएगी। 100%। मतलब इंसान इस वक्त ये लोग सोच रहे हैं कि घर से ही ना निकला जाए, क्योंकि घर से निकलेंगे तो पैसे तो खर्चे जाएंगे, और येट ऑन द अदर फ्लिप साइड घर से निकलेंगे नहीं तो पैसे कैसे कमाएंगे? अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, ये बहुत सारे दफातर ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे घर से निकलने की ज़रूरत नहीं होती, और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक को हम देखें तो उन्होंने पोस्ट पेंडेमिक अपनी पूरी सूरत हाल को तब्दील कर लिया और पूरा कॉर्पोरेट कल्चर उनका चेंज हो गया। दे डू नॉट वांट यू टू कम टू वर्क। वो नहीं चाहते कि आप लोग दफ्तरों में आएँ और काम करें। अगर एज लॉन्ग एज आप घरों में मीटिंगें अटेंड कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो इदारे, जो ऑर्गेनाइजेशंस ये कर सकती हैं, जिनको वर्कफोर्स की उस तरह से फिजिकल प्रेजेंस की उनकी ज़रूरत नहीं है, तो इस कल्चर को प्रमोट करें, इनफैक्ट इंसेंटिव दें ताकि लोगों की ज़िंदगी भी बेहतर हो, आपके अपने बिजली के बिल भी कम आए। इसमें भी एक मसला है, हमें ना तकलीफ है एज अ कॉम, हमें तकलीफ है कि घर में बैठे हुए एंजॉय कर रहे होंगे तो काम तो होगा नहीं। थोड़ा सा ट्रस्ट का एलिमेंट हमारे मुल्क में अब आ जाना चाहिए। पीपल हु आर सिटिंग एट होम, एंड देयर आर बाय द वे कंपनीज बहुत कम जो इस किस्म की चीज़ें कर भी रही हैं। दुनिया में बहुत ही हो चुका है कल्चर, बहुत ज़्यादा। देयर आर कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ 4 days a week आप काम करते हैं, और उसके बाद एंड दे हैव, उन्होंने पूरी रिसर्च करके तहकीक करके प्रूफ किया है कि आउटपुट जो होती है बेहतर है, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं। आई मीन इतने एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं कि हम वही 1902 में बैठे हुए अभी तक के नहीं जी, हम अपनी नज़रों के सामने जब तक ठप्पा लगेगा, हाजिरी नहीं लगेगी, और बैठेंगे एंड आई एम सॉरी टू से सड़ते रहेंगे, लेकिन हम घर नहीं जाने देंगे। थोड़ा सा कंपनियों को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। वो सिस्टम आपके जो आपके ऑफिस में एक्सेस हैं, अगर वही एक्सेस आपको आपके घरों के लैपटॉप्स मिल जाए, तो मैं तो कहता हूँ अगर आपने कोई न्यूज़ स्टोरी भी फाइल करनी हो, कुछ एडिट करना हो, आप सब कुछ कर सकते हैं। व्हाई डू यू हैव टू बी देयर? और इसके देखें कि कितने एवेन्यूज़ पे इसका बेहतरी का इफेक्ट होगा। मतलब लोग कम सड़कों पे होंगे, एक तो बचत वगैरह तो हो ही रही होगी, जो कंपनीज हैं उनकी अपनी बचत हो रही होगी, इतनी ज़्यादा स्पेसेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिजली के खर्चे, AC के खर्चे जो हैं वो कम होंगे, पोल्यूशन जो है सड़कों पर, ट्रैफिक थोड़ा सा कम होगा। मतलब एक होलिस्टिक तरीके से इसको सोचा जाए। लेकिन अब्दुल्ला, इससे पहले वाली कहानी से आपको पता चल गया था ना कि हम इससे बहुत दूर हैं। कल ओपन मार्केट में एक और भी दुहाई सुन लीजिए। डॉलर 2.5 रुपये महंगा होकर 302 रुपये 50 पैसे का हो गया है, जिसकी वजह से महंगाई का नया सुनामी आने वाला है। ऐसे में निगरान वज़ीर ख़जाना को एक तो महंगाई को कंट्रोल करना होगा, उसके साथ ही IMF प्रोग्राम भी चलाना होगा। चैलेंजेस पहाड़ जैसे हैं, जो भी आए निपटने का अहल होना चाहिए। ये सूरत हाल है। अब इकोनॉमिक बात कर लें। एक्सपर्ट मोहम्मद सुहेल हमारे साथ हैं। मोहम्मद सुहेल साहब, सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये बता दें कि डॉलर पेट्रोल के बाद महंगाई का जो तूफान आया है, ऑब्वियसली वो तो सारों के सामने ही है। IMF शराइत आपके सामने है और दीगर मामलात भी। क्या आपको लग रहा है कि डॉलर और पेट्रोल और ऊपर जाने वाले हैं, इनको आप कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान दूसरे ममालिक की तरह इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो बेशतर ममालिक में जब भी दुनिया में इंटरनेशनल ऑयल प्राइस ऊपर जाती हैं तो कीमतें बढ़ाई जाती हैं। इसीलिए पाकिस्तान में भी जो डीज़ल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है, उसका मेन रीज़न यही है कि दुनिया भर में डीज़ल, पेट्रोल और क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं। तो ये जो हमारे यहाँ महंगाई जो बढ़ रही थी और उसमें उम्मीद थी कि शायद वो आगे जाके कुछ स्टेबलाइज हो जाए, उसमें थोड़ा सा असर तो ज़रूर पड़ेगा। और दूसरी जानिब, जिस तरह आपने कहा कि ये भी हो रहा है कि चूँकि हुकूमत ने LCs खोलना शुरू कर दी हैं IMF के कहने की वजह से, तो पाकिस्तानी रुपया भी गिर गया है। तो ये आवाम को मुतासिर ज़रूर करेगा, जिस तरह दूसरे ममालिक में भी हो रहा है, बट पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस में है और पिछले साल की महंगाई की शरह ऑलरेडी 30% हो गई थी। तो इसका असर
एक आम पाकिस्तानी पे बनिस्बत ज़्यादा होगा जो दुनिया के जो दूसरे ममालिक में जो इम्पैक्ट है उससे। अच्छा सुहेल साहब, मईशत के लिए अहम सिग्नल बाय द वे स्टॉक मार्केट का रवैया भी होता है और आजकल तो लग रहा है कि सरमायाकार मोहतात है। निगरान हुकूमतों के दौर में वैसे आमतौर पर सियासी इस्तेहकाम का फैक्टर होता है, समझा जाता है कि इस्तेहकाम रहेगा और ये तो वैसे भी पहले ही बता दिया गया है, लंबा दौर है। फिर सरमायाकार क्यों डर रहा है? देखिए, स्टॉक मार्केट वन ऑफ द बैरोमीटर्स होता है और पिछले 2 माह में हमने देखा है कि ना सिर्फ स्टॉक मार्केट बल्कि 3-4 और भी इंडिकेटर्स है जिन्होंने पॉजिटिव रिएक्ट किया है, जिसमें स्टेट बैंक का कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, जिसमें पाकिस्तान के बॉन्ड की इंटरनेशनल मार्केट में प्राइजेस है, जिसमें मूडीज़ की क्रेडिट रेटिंग है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि पिछले 1-2 हफ्ते से कुछ ठहराव आया है स्टॉक मार्केट में। तो उसके 2 रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि स्टॉक मार्केट ने 1 महीने में 15-20% का इजाफा दिखाया था, तो जब मार्केट बहुत बढ़ जाती है तो फिर कंसोलिडेशन होता है। दूसरा जो फैक्टर आपने बताया है कि चूंकि तेल की कीमतें दुनिया की मार्केटों में बढ़ रही हैं, पाकिस्तान में भी बढ़ रही हैं, पाकिस्तान में रुपए में दोबारा से प्रेशर है, तो शायद ये भी फेयर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में शायद इंटरेस्ट रेट थोड़े से बढ़ जाएं, जिसकी वजह से थोड़ी सी मार्केट्स में अनसर्टेनिटी है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि केयरटेकर हुकूमत के आने से और कैबिनेट जब बन जाएगी और उसको कौन से वज़रा हैं उसको देखने के बाद कुछ स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड है। और हमने माजी में भी देखा है कि जब भी केयरटेकर की हुकूमत होती है तो स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म करती है। सुहेल साहब, अब बात कर लेते हैं नई हुकूमत की अहम तरीन पोस्ट। कुछ लोग तो कहते हैं ये निगरान वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है और वो है निगरान वज़ीर ख़ारजा की, जिनका मरकज़ी टास्क ये होगा कि IMF का मौजूदा प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल किया जाए और महदूद इख्तियारात के साथ ये प्रोग्राम पहले तो बता दें कि मुकम्मल करना कितना बड़ा चैलेंज होगा। मेरे ख्याल में इस दफ़ा केयरटेकर हुकूमत के पास पावर्स हैं, चूँकि जो कुछ अमेंडमेंट पिछली हुकूमत ने जाते हुए की थी वो इसीलिए की थी कि मईशत को सहारा दिया जाए। तो डे टू डे अफेयर्स के अलावा केयरटेकर फाइनेंस मिनिस्टर के पास ये अख्तियारात होंगे कि वो IMF की कंडीशंस को भी पूरा करे और जो लेंडर्स हैं पाकिस्तान से उनसे ताल्लुकात भी बेहतर रखे। तो मैं उम्मीद हूँ कि ये जो कंडीशंस हैं वो आने वाले फाइनेंस मिनिस्टर उसको फुलफ़िल कर लेंगे। इनफैक्ट जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं वो डिले करती हैं IMF की कंडीशंस को पूरा करने के लिए, सियासी मकासद के लिए। तो ये जो चैलेंज है मेरे ख्याल में जो केयरटेकर फाइनेंस मिनिस्टर है वो उस पर पूरा उतर सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, लेकिन बात इन्होंने सही की है कि इतने भी महदूद इख्तियारात शायद नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट्स मेड अर्लियर, तो ज़रा ज़्यादा हमने यही सवाल रखा है एक्चुअली एक और इकोनॉमिक एक्सपर्ट खुरम शहजाद साहब के सामने और उनसे भी ये जानने की कोशिश की है कि निगरान वज़ीर आज़म से सादा सर्टनली किरदार नज़र आता है, निगरान वज़ीर ख़जाना का, वो इन तमाम चैलेंजेस को टेकअप कर सके। क्या आपको आगे फ्यूचर नज़र आ रहा है इस सिलसिले में? इकोनॉमिक एक्सपर्ट खुरम शहजाद हमारे साथ। जी खुरम साहब। बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जो इकनॉमिक टीम है वो बहुत मैटर करती है इस मरतबा। उसकी वजह ये कि हम IMF प्रोग्राम में और मेरे ख्याल में काफ़ी अर्से बाद ऐसा हुआ है कि केयरटेकर गवर्नमेंट भी IMF प्रोग्राम के साथ जो है IMF के साथ डील करेगी IMF प्रोग्राम के लिए। तो उसके लिए इकनॉमिक टीम का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा जो है एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ होना ज़रूरी है। और ये SBA जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है जो 6 महीने का है, तकरीबन 8-9 महीने की बात कर लें, हमारे पास ये रिव्यूज़ के साथ जो है 8-9 महीने हो जाएंगे। तो ये रिव्यूज़ को जो है टैकल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा चैलेंज होगा और डेफिनेटली इसमें इकनॉमिक टीम बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। लेकिन मैं ये कहूँगा प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है, डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर लीड करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, बट डेफिनेटली फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, उसके अलावा उनकी पूरी टीम हो गई, प्लानिंग मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है और प्राइवेटाइजेशन है, वो इन्वेस्टमेंट है, ये सारे जो रेलेवेंट इदारे हैं, FBR है, ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये टीम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और जो है वो डील कर सके IMF के साथ। वे टारगेट्स मैं आपको बता दूं, जो IMF ने टैक्स के टारगेट्स रखे हैं, फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स रखे हैं, उसके अलावा जो है एनर्जी के टारगेट्स हैं, एनर्जी प्राइसेस के हैं, फिर उसके अलावा जो है आपके यहाँ जो स्टेट बैंक से रिलेटेड टारगेट्स हैं, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, बहुत सारी और चीज़ें हैं, वो मेरा ख्याल है आसानी से, खासकर टैक्स के टारगेट्स शायद पूरे ना हो सके। तो उस चैलेंज को टैकल करने के लिए कैसे क्या स्ट्रैटेजी होगी IMF के साथ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और नवंबर में पहला रिव्यू आएगा, उस वक्त आपकी सिचुएशन क्या होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपको पता है डेट रीपेमेंट भी है आपकी, तो तकरीबन $6 अरब की इस पूरे ड्यूरेशन में आपकी जो है कर्ज़ों की अदायगी, बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, डेफिनेटली इकनॉमिक टीम का वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है।
अच्छा खुरम साहब, हमें ज़रा वाइल वी आर गोइंग थ्रू समथिंग हमें ज़रा और भी डर लग जाता है ना कि आगे क्या होगा। तो निगरान हुकूमत का पहला फोकस तो ऑब्वियसली IMF प्रोग्राम मुकम्मल करना है, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान को एक रेगुलर प्रोग्राम जो है वो भी लेना पड़े। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। तो ऐसा हुआ तो इसकी तैयारी भी निगरान हुकूमत के सर आती लग रही है हमें। तो क्या IMF निगरान हुकूमत से संजीदगी से डील करेगा या फिर वो भी वेट करेंगे जी इलेक्शन हो जाए उसके बाद देखी जाएगी? देखिए, IMF अगर इलेक्शन का इंतज़ार करता तो ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया है 6 महीने का, ये कह लें कि तकरीबन 8 महीने तक इसकी मुद्दत होगी, 8-9 महीने, तो ये ना करता। तो डेफिनेटली IMF की तरफ से काफ़ी सीरियसनेस है और हमारी तरफ से भी दिखाई गई है, तभी जाके एक एग्रीमेंट हुआ है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली IMF जो है केयरटेकर गवर्नमेंट के साथ डील करेगा और केयरटेकर गवर्नमेंट भी जो है बेहतर बनाने का प्लान इसीलिए है कि IMF के साथ डील कर सके। लेकिन आज भी 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो प्रॉब्लम की जो डेप्थ है वो समझना, कितनी गहरी प्रॉब्लम है इस वक्त पाकिस्तान जो फेस कर रहा है, कर्ज़ों की अदायगियाँ हैं और जो डेफिसिट्स हैं बड़े, ये 2 बड़ी जो है ना वो इश्यूज़ हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। और इसकी ना सिर्फ ये कि उसको समझना कि कितनी गहराई की प्रॉब्लम है, दूसरा इसकी स्ट्रैटेजी बनाना कि हम अगर इक़्तिदार में आगे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर वो कोलिशन हो, कुछ भी हो, वो इक़्तिदार में आते हैं तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। क्या वो इस अगले 2 साल 3 साल तक एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी बेयर कर सकेंगे, साथ साथ टफ डिसीजन दे सकेंगे। वो टफ डिसीजन नहीं जो कि आवाम पे डलते हैं। टफ डिसीजन का मतलब यह है कि क्या एनर्जी की सेक्टर को जो है रिफॉर्म करना है, फिस्कल डेफिसिट को कम करना है, अपने खर्चों को कम करना है, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ को बंद करना है या उनको जो है रिस्ट्रक्चर करना है, जो भी इस तरह के बड़े रिफॉर्म्स हैं, पेंशन के रिफॉर्म्स हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म्स हैं, ये स्ट्रक्चरल कानूनी रिफॉर्म्स हैं, फिर आपकी हार्मनी है प्रोविंशियल फेडरल के बीच में, ये सारी चीज़ें करने की स्ट्रैटेजी कोई बनाई है? ये 6 महीने में तैयार करनी है आपने कि आप हुकूमत में आ गए तो आपने क्या करना है। ये अफोर्ड नहीं कर सकते हम कि पिछली गवर्नमेंट्स कहती थी कि जी हम जब गवर्नमेंट में आए तो हमें पता चला कि प्रॉब्लम कितनी है। ये आपको पता है प्रॉब्लम कितनी है, स्ट्रैटेजी बनाना ज़रूरी है। वो होगी तो IMF अगले बड़े प्रोग्राम में आपके साथ जा सकेगा। थैंक यू जी, थैंक यू खुरम फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, इस पे अगर आपकी कोई राय हो तो आप प्लीज़, इनफैक्ट होगी, आई एम श्योर बहुत से लोग इस वक्त हमें देख रहे होते हैं, सुबह सुबह एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी अपनी फील्ड्स के, तो आज जियो पाकिस्तान TV पे हमें लिख के भेजिएगा, हम शामिल करने की भी कोशिश करेंगे। अभी हम ज़रा क्रिकेट की क्विकली बात कर लें। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ की तैयारी के लिए लाहौर में लगाया गया ट्रेनिंग कैंप हो गया है ख़त्म और पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड जो है वो आज सपोर्ट स्टाफ के हमरा श्रीलंका रवाना हो जाएगा और कप्तान बाबर आजम समेत चंद खिलाड़ी जो हैं वो श्रीलंका ही में मौजूद हैं, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ 22 अगस्त से शुरू हो रही है, विच इज़ नेक्स्ट वीक। और पाकिस्तान में दस्तयाब क्रिकेटर्स ने 3 दिन ट्रेनिंग की, बाय द वे आपको ये बता दें, विच शुड बी क्वाइट इनफ क्योंकि अभी माशाल्लाह दे हैव बीन डूइंग वेल रिसेंटली। और आखिरी रोज़ खिलाड़ियों ने एक्चुअली सिनेरियो मैच भी खेला। सो या अच्छा, एक और बड़ी इमोशनल वीडियो कल मंजर आम पर आई और बड़ा ही जैसे आपको क्या दिल पसीज गया था। हम अच्छा, आपको दिल पसीज गया था तो पहले हम जरा ब्रेक ले लें। के ऐलान की बात कर रहे हैं, यू नो ही वाज sad I guess. Seems like more than him he was sad. पर देखेंगे आप तो आपको पता लगेगा, हम देख लेते हैं, आंसू गिर रहे हैं। Really? हम अच्छा, आपको दिखाते हैं। हम जिस वीडियो का जिक्र कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, वो जो इमोशनल वीडियो I'm curious, I missed it. हाँ, so you missed it, so I'll show it to you. टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 खेलना उनका हदफ था, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छा है और ऐसे में उनकी टीम में वापसी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यू नो, बड़ा दिल चाहिए इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए, बहुत बड़ी बात है बाय द वे, जिसने पीक देखा हो। वहाब रियाज ने कहा कि सबसे ज़्यादा खेलने का मज़ा सरफराज अहमद की कप्तानी में आया और ये भी एक सवाल है कि कितनी कदर की गई सरफराज अहमद की। खैर वर्ल्ड ये कहना उनका ये कदर ही है ना, ये बहुत बड़ा एक ऑनर है इनकी तरफ से तो की गई है। और वर्ल्ड कप 2011 उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। 2015 वर्ल्ड कप में शेन वॉट्स के खिलाफ स्पेल उनको यादगार हमेशा याद रहेगा। वहाब रियाज अपने वालिद, अपनी फैमिली और दीगर लोग जो उनके करीब हैं उनका जिक्र करते हुए जज्बात पर काबू ना रख सके और आप दीदा बड़ी स्क्रीन पे दिखाओ यार, वो भी हमें टाइम आप, मैं देखना चाहती हूँ इनको और सुना भी दें। नहीं, इमोशनल होने से पहले कुछ उन्होंने ज़ाहिर बातें की थी जिसमें वो प्रिसाइसली अपने वालिद का
और अपनी फैमिली का जिक्र कर रहे थे, अपनी अहलिया का भी जिक्र कर रहे थे, सबका जिक्र कर रहे थे। He was trying a lot actually. He was... पता क्या है ये एक्नॉलेज करना कि there is the team is so solid now कि मैं चाहूँ भी तो मैं अपने आप को बीच में क्यों घुसाऊँ। मतलब ये you are right, ये बहुत बड़ी बात है और उस चीज़ का एहसास करना को दिखाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी और I'm sure your father would be very proud of you. And so are we, the rest of Pakistan as well. पता इतने ऑनर के साथ कोई रिटायर भी हो रहा हो तो ये भी बहुत बड़ी बात है। वी नीड टू मूव ऑन दो बिकॉज हम आपको रिजवाना की अपडेट देना चाहते हैं। सिविल जज इस्लामाबाद के घर तशद्दुद का शिकार होने वाली घरेलू मुलाजमा रिजवाना की पहली प्लास्टिक सर्जरी जो है वो कर दी गई है। पहली, अभी और भी बहुत होनी है। रिजवाना के दोनों गाल और आंख के ज़ख्म की ग्राफ्टिंग की गई है जबकि सर और कमर के ज़ख्म के इन्फेक्शन साफ करके पट्टी की गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना अभी मुकम्मल सेहतियाब नहीं, लेकिन इसके प्लेटलेट्स और खून की मिकदार बेहतर हो चुकी है। बहुत बुरा हाल था और जितने दिनों से बात हो रही है और ऑब्वियसली द अटेंशन इज़ ऑन हर, तो थोड़ी सी कुछ बेहतरी जो है वो सामने आई है। और दूसरी तरफ रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज़ को OSD बना दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आसिम हफीज़ को रावलपिंडी में OSD तैनात किया है। अफसोसनाक बात यह है कि आसिम हफीज़ को शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त के ख़त का लाहौर हाई कोर्ट ने अब तक जवाब नहीं दिया है। ट्रेजेडी। अब shouldn't it have been, of course, मतलब इसमें इतना सोच विचार करने की क्या जरूरत थी? मतलब What instructions are we फिर लोग waiting कहते for? हैं कि हमारे कुछ इदारे इंटरनेशनल रैंकिंग में किस नंबर पे हैं तो लोग माइंड करते हैं, तो यही मतलब इतने ओपन शट चीज में बैठे हुए सोच रहे हैं कि अभी किया जाए या ना किया जाए। ये इस चीज़ से लोगों को डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। ज़रा ये कहते हैं कि DIG ऑपरेशंस आज लाहौर में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात करके सिविल जज आसिम हफीज़ को शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त मांगेंगे। अब पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती है। रिजवाना के साथ पेश आए वाक़े के बाद हुकूमती और समाजी सतह पर जो रद्द-ए-अमल आया है उसके बाद उम्मीद थी कि यह वाक़या आखिरी होगा, लेकिन बदकिस्मती देखिए। कल ही मैं देख रहा था रानीपुर में एक क्या हुआ है कि पीरों के यहाँ मुलाजिम 10 साल बच्ची मुबैना तशद्दुद से मर गई, हलाक हो गई। बच्ची की मौत को बीमारी करार देने वाला डॉक्टर जो था उसने गलत बयानी की। निजी अस्पताल का डॉक्टर था वो पकड़ लिया गया है। पुलिस ने उल्टा अब जो है मामले को दबाने की कोशिश की है और इसके लिए वरसा का मुंह बंद करने के लिए उन्हें मुबैना तौर पर 50,000 रुपये की पेशकश भी की गई। 50,000 सस्ती मौत। लेकिन तशद्दुद के निशानात की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद सारा भेद खुल गया। जैसे कहते हैं ना, ढोल का पोल खुल गया और पुलिस ने रानीपुर के थानेदार को, जिसको पहले मुअत्तल किया था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है और मरकजी मुलजिम असद शाह को भी गिरफ्तार कर लिया है। बेगम इनकी फ़रार हैं और असद शाह को आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। अफसोसनाक वाक़े ने ये मज़ीद तासुर दिया है कि हुकूमती हमदर्दियाँ, तसल्लियाँ, मजम्मतों से मसले हल नहीं होते। अगर बच्चों के साथ इस गैर इंसानी सलूक को बंद करना है तो सख्त कानून साजी की जाएगी, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स दी जाएंगी। पुलिस, अदालतों, माशरे को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। मतलब ये बताना पड़ेगा हम सबको मिलकर, और हम यहाँ यही कोशिश कर रहे हैं बताने की कि दिस इज़ नॉट ओके टू हैव चाइल्ड लेबर इन योर होम। दिस इज़ नॉट ओके। अपने आज के शो की पहली जो स्टोरी थी ना, जड़ावाला में क्या हुआ, टू दिस वन, जब तक सजाएं नहीं होंगी, जहाँ कल्प्रिट्स को पकड़ के उनको टांगा नहीं जाएगा, क्या बदलेगा बताएं। ये रानीपुर की ये बच्ची की कहानी या फिर हम रिजवाना की अपडेट आपको दे रहे हैं। इससे पहले भी 2-4 लाएँ, 2-4, 5-6 खबरें सामने आती हैं, हम आपसे बात कर लेते हैं। सैकड़ों ऐसी और खबरें हैं जो सामने नहीं आती, जो हो रहा है। तो कुछ सजाएं दें, कुछ खुदा का खौफ आए। जो लोग बच्चों को अभी तक एम्प्लॉय कर रहे हैं अपने घरों में, कोई डर, कोई खौफ पैदा हो उनके दिल में कि हम नहीं ये कर सकते। मैं तो कहता हूँ सजाएं क्या, भारी भारी जुर्माने करें। हर छोटी चीज़ पे अगर भारी जुर्माने किए जाएंगे ना, थूकने पे भारी जुर्माना, कूड़ा डालने में भारी जुर्माना, सिग्नल तोड़ने पे भारी भारी जुर्माने, मतलब 50,000 से कम का जुर्माना होना ही नहीं चाहिए, तो सारे सीधे हुए में होंगे। डॉक्टर जोरत सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ मेडिकल टीम हैं, जो कि रिजवाना का ख्याल रख रहे हैं। सबसे पहले तो यही हम आपसे डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, आपसे पहले भी बात हुई थी, कैसी हालत है बच्ची की अब और इसके क्या प्रोसीजर्स इस वक्त किए जा रहे हैं? बच्ची जब हमारे पास आई थी तब तो उसके हालात जो है बहुत ख़राब थे और सेप्टिक शॉक में थी। ग्रेजुअली उसकी तबीयत बेहतर होती चली गई। बहुत सारे उसके अवामिल जो थे, जो उसके फैक्टर्स थे, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते चले गए हैं।
अब पिछले तकरीबन 12 दिनों से उसकी सर्जरी का अमल स्टार्ट हुआ है और ये मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तक जो सर्जरीज हुई हैं उनके अंदर वुंड डिब्राइडमेंट यानी जो ज़ख्मों की सफाई है वो की जा रही है। उसको 4 दफ़ा ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है और पूरा बेहोश करने के बाद मरीज़ के ज़ख्मों की सफाई की गई है। फर्स्ट डे था जिसमें जो हमारी प्लास्टिक सर्जरी की टीम है उसने उसके चेहरे पर जो कि लेफ़्ट आई है, लेफ़्ट चीक है, राइट चीक और राइट टेम्पोरल रीजन जो है वहाँ पर उन्होंने उसकी स्किन ग्राफ्टिंग की है। और स्किन ग्राफ्टिंग का तरीक़ेकार ये होता है कि जब वुंड बिल्कुल हेल्दी हालात में होता है, बिल्कुल नॉर्मल यानी उसका फ्लोरा डेवलप हो जाता है, तो उस वक़्त आप किसी जिस्म के और हिस्से से स्किन लेते हैं और उसको वो वाला एरिया जो वहाँ पे ज़ख़म होते हैं उसको उससे कवर कर दिया जाता है। इसको स्किन ग्राफ्टिंग बोलते हैं। डॉक्टर जोदत, हम आपसे बात भी कर रहे हैं और साथ तस्वीरें भी देख रहे हैं रिजवाना की, और शी इज़ सराउंडेड बाय ऑल द डॉक्टर्स एंड द स्टाफ। इतनी सी वो चीज़ है, इतनी सी बच्ची पे किसी ने क्या सोचा होगा क्या वो इसको ख़त्म करें। ये तो इसकी जान थी कि ये फिर भी बच गई है, लेकिन जो हालात हैं। खैर एनीवे, ये बताएं कि चोटों वगैरह की तो मजमूई सेहत पर ऑब्वियसली काम हो रहा है, हम देख भी रहे हैं, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। नफ्सियाती सेहत से मुतालिक क्या अपडेट्स हैं उसकी, और क्या वो इस पोजीशन में आ गई है कि वो एक्नॉलेज कर सके कि उसके साथ क्या हुआ है, कुछ बता सके? डे 1 से ही हमने रिजवाना की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए और जो उसके ऊपर एक मेंटल टॉर्चर और मेंटल ट्रॉमा से गुजरी थी, हमने उसके लिए साइकेट्री डिपार्टमेंट और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट दोनों जो हैं उनको हमने ऑन बोर्ड लिया था। हमारी जो साइकोलॉजिस्ट हैं वहाँ की, वो बच्चे को डेली विज़िट करती हैं, बच्चे को रीएश्योर कराया जा रहा है और उसके साथ जो है ना जो उनके एक टेक्निकल सेशंस होते हैं वो उसके साथ टेक्निकल सेशंस जो हैं वो कर रहे हैं। रही बात बयान की, तो उसके मतलब ये है कि ज़ाहिर है जो हमारा पुलिस का डिपार्टमेंट है वो उनके साथ इन टच है और जिस वक्त भी हमें इजाज़त मिलेगी तो वो अपना बयान जो है पूरी तरह से रिकॉर्ड करा देगी। अच्छा डॉक्टर साहब, रिजवाना का ख्याल तो सर्टनली आप लोग रख ही रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक केस तो नहीं है। हम सुनते ही रहते हैं कि घरों पे काम करने वाले बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है। क्या आपके अस्पताल में और भी ऐसे केसेस आए हैं या आ रहे हैं, या माजी में पर्टिकुलरली, जिसमें बच्चियों को मारा गया हो जो घर पे मुलाजमत करते हैं और फिर उनका चेकअप कराने लेके मतलब ये हालत नहीं पहुंची होगी, लेकिन फिर भी चलो एक आध टाँका लगाना पड़ा, कोई फ्रैक्चर हो गया? जी हाँ, हमारे पास ऐसे केस आते हैं, लेकिन जिस इंटेंसिटी का केस ये है और जिस लेवल का यानी इसके ऊपर जो तशद्दुद हुआ था, इस टाइप का केस मैंने अपने कैरियर के अंदर ये पहली मर्तबा देखा है। और आमतौर पे जो हमारे पास इस तरह के जो घरेलू तशद्दुद के, डोमेस्टिक वायलेंस के जो छोटे मोटे केस आते हैं उनमें इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, कोई थोड़ा बहुत ज़ख्म होता है या इस तरह की कुछ चीज़ होती है जिसको टेक केयर कर लिया जाता है। लेकिन क्योंकि इस बच्ची के ज़ख्मों का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था और ज़ाहिर है इसकी ओवरऑल कंडीशन बहुत बुरी थी। इसके अलावा इसके अंदर जो एक और प्रॉब्लम था वो ये कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और इसका इम्यून सिस्टम भी बिल्कुल सप्रेस हुआ था। इस वजह से इसकी बच्ची को रिकवर होने में टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जोदत सलीम हमारे साथ। और भी केसेस जो आते रहते हैं, ऑब्वियसली एक्सटेंसिव इस तरह नहीं होते एक्सट्रीमिटी, लेकिन जस्ट द फैक्ट कि बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता है घरों में और इधर उधर लग भी जाती होगी, यादगार लगती अच्छा अब है। हमने थोड़ी सी एक बीच में ये ब्रेक दी थी, लेकिन हर खबर जो है ना उसमें थोड़ा सा एक भूसा ही चढ़ता है कि ऐसा क्यों है। जैसे कि आपको बताएं कि पंजाब में, अब ये सुने, निकाह से मुतालिक होने वाली एक हालिया तहकीक में हैरान कुन इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं। वो ये कि ख़वातीन की शादी के हकूक़ के बारे में लाहौर में कोई 86% निकाह रजिस्ट्रार जो है उनका ख्याल है कि दुल्हन अपने निकाह नामे की शराइत पर बातचीत करने की अहल नहीं, यानी अपना ही निकाह हो रहा हो लेकिन कोई से ना हो बीच में। 85% का एक्चुअली ख्याल ये है कि वो अहल ही नहीं है कि वो बात करें, यानी बात हो रही है नहीं हो रही है इसकी बात नहीं कर रहे, वो समझते हैं कि जनाब हो ही नहीं, वो कर ही नहीं सकती बात। they shouldn't, they are not allowed to। रजिस्ट्रार समझते हैं कि निकाहनामे में तलाक का हक खवातीन को देने से तलाक की शरह में इजाफा होगा। ब्यूटीफुल। 92% के मुताबिक बीवी की कफालत का हक शोहर की इताअत से मशरूत है। क्या मतलब? What? ये तो मतलब बीवी की कफालत का
जो मामला है वो शौहर की अतात से मशरूत है। अगर बीवी फर्मा बरदार होगी तो उसको पैसे दिए जाएंगे, उसको मतलब खाना पीना दिया जाएगा, वो ज़िंदा रह सके, कपड़े दिए जाएंगे। अगर फर्मा बरदार नहीं है तो फिर उसकी कफालत नहीं की जाएगी। ओह माय गॉड, ये इस पे एक और मुझे मेरा दिल चाह रहा है कि ये मेंटल हेल्थ पे एक स्टडी हो जाए थोड़ी सी। अच्छा जी, इस सोच पे एक पूरी रिसर्च होनी चाहिए। अच्छा जी, मरकज़ बराए इंसानी हकूक़ ने मसावी और कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ के इश्तराक से ये स्टडी की है और इस मुताले में ख़वातीन की शादी के हकूक़ की हैसियत का जायज़ा लिया गया है ताकि इन मसाइल की निशानदही की जा सके। इसी पर बात करते हैं सीनियर रिसर्चर ऑफिसर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी मुफ्ती ग़ुलाम माजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुख्तब सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स की तहकीक के मुताबिक पंजाब में जो निकाह रजिस्ट्रार्स हैं वो ये समझते हैं कि निकाह नामे की तैयारी शराइत तय करने में दुल्हन का अमल दखल नहीं होना चाहिए। क्या शरई लिहाज से ये ठीक है? हमारे यहाँ जो निकाह रजिस्ट्रार हैं उनकी तालीम और आगाही बहुत ज़रूरी है कि निकाह नामे की क्या अहमियत है और क्या ज़रूरत है, और इस हवाले से हमारी माशरती अक़दार क्या हैं, कानून क्या कहता है और शरीयत के अहकाम क्या हैं, इसका उन्हें इल्म होना बहुत ज़रूरी है। इसी तनाजुर में ये सवाल भी बनता है कि निकाह नामे के जो कॉलम्स हैं वो फिल किस ने कराने हैं। तो अगर तो इस बात को देखा जाए कि हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी, उसकी कुछ अक़दार और वैल्यूज़ हैं, उनके पेश नज़र अगर ख़ातून का कोई वली, कोई सरपरस्त, उसका करीबी रिश्तेदार जो उसका खैर खा भी हो और वो समझता हो कि बच्ची के क्या हुकूक हैं, लड़की के क्या हुकूक हैं, जिनको सामने रखते हुए मैंने निकाह नामा फ़िल कराना है, तो वो भी निकाह नामा फ़िल करा सकता है बतौर वली के, बतौर सरपरस्त के। लेकिन अगर किसी जगह ऐसी सूरत हाल हो कि लड़की ज़्यादा समझदार हो, उसके पास नॉलेज और इल्म ज़्यादा हो, वो अगर ख़ुद निकाह नामा अपने हाथ से फ़िल करना चाहे या फ़िल कराना चाहे तो ये उसको हक़ है। इसमें ना कोई कानूनी रुकावट है, ना कोई शरीयत रुकावट है, और किसी हद तक आ जाए तो माशरा भी कोई ख़ास रुकावट आजकल नहीं है। अगर लड़की ये समझती है कि मेरे बिहाफ पे अगर कोई और फ़िल कराएगा तो वो मुनासिब अंदाज में फ़िल नहीं करा सकेगा या फ़िल नहीं कर सकेगा, मैं ख़ुद फ़िल करूँ या ख़ुद फ़िल कराऊँ, तो ये उसको हक़ हासिल है, क्योंकि ज़िंदगी उसने गुजारनी है, ज़िंदगी उसने गुजारनी है, हक़ उसको हासिल होना चाहिए। अच्छा, और ये भी बात होती है ना कि अगर लड़की समझती है कि मेरे बिहाफ पे कोई और करा दे, जो कि ऑब्वियसली वालिद वगैरह करवा सकते हैं, लेकिन अक्सर लड़कियों के लिए ये समझा जाता है कि वो नहीं कर पाएगी तो आओ हम करवा लें। अच्छा, इस पर मजीद बात करनी है जी। मुफ्ती साहब आप प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा, वो निकाह नामे मामले पे तो बात करेंगे ही। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बट ही विल जॉइन अस आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। मीनवाइल एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि जो आखिरी दिनों में PDM हुकूमत के जाते जाते जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हम कहेंगे, जो दूसरों को ताना देते थे, हाँ बिल्स, वो सारा मामला वही हुआ, जिस पे एक क्वेश्चन मार्क तो था कि ये धड़ाधड़ मतलब इतने ज़्यादा बिल्स जो हैं ये निकाले चले जा रहे हैं, इनका एंड रिजल्ट होना क्या है? तो वो लगता है एंड रिजल्ट भी आएगी। थोक के हिसाब से कौमी असम्बली से बिल पास करवाए गए, जिस अंदाज में ये बिल पास हुए, और हुकूमत खुसूसन मुस्लिम लीग नून सख्त तनकीद की जद में रही है। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाली जमात के बारे में कहा गया कि इसने गैर जमहूरी समझौते किए हैं, जो कि किए भी हैं। पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बनाकर रखा गया। किसी ने आज़ादी इजहार पर पाबंदी की कोशिश करार दिया तो किसी ने कहा कि इन कानून साजियों के जरिए गैर आइनी रास्तों का दरवाज़ा खोला गया है, और हमेशा की तरह इस मरतबा भी ये पेश गोई कर दी गई है कि अल्टीमेटली आप भी रिसीविंग एंड पे होंगे, मतलब वो वक्त भी आ ही जाता है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, साथ ही आपको ये भी बता दें कि इत्तेहादी हुकूमत में शामिल रहनुमाओं के अलावा नून लीग के अपने अंदर से इन बिलों पर कड़ी तनकीद हुई। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सेनेट में नहीं भेजा गया, लेकिन मुझे किसी राजवाड़े में भेज दिया गया, जहाँ पे मेरी आंखों पे पट्टी हो, मेरे हाथ बंधे में हो, और जो मिनिस्टर साहिबान कहें या जो कैबिनेट से पास होके आ जाए, वो कहें कि दिन है तो मैं कहूँ दिन है, वो कहें रात है तो मैं कहूँ रात है। कि हमारी पार्टी जो है वो हुकूमत में है, और हुकूमत में होने का क्या ये मतलब लिया जाएगा कि हर चीज़ पे हमारे उस पे जो ना बात के ऊपर कदगन लगा दिया जाएगा कि चूंकि आपके वो 2-2.5 बंदे उधर बैठे हुए हैं तो इसलिए आपने जो ना इसमें बात नहीं करनी है, और इसमें आपकी बात के हक के ऊपर जो ना कोई कदगन है या पाबंदी है। सर अगर ये पाबंदी है तो फिर हम हाउस से बाहर चले जाते हैं, वही रिप्रेजेंट करें।
और वही उसमें उसके बाद जो है ना वो इस लेजिस्लेशन का जिम्मा लें। स्ट्रेटेजिक लेजिस्लेशन इतवार के दिन रखना ये दुरुस्त नहीं है। तो मेरी आपसे दरखास्त होगी कि रूल्स को बुलडोज ना किया जाए और उसको कमेटीज को भेजा जाए। प्लीज हौसला रखें, हम सब एक दूसरे के साथ हैं कि उजलत की लेजिस्लेशन जो है वो किसी को अच्छी नहीं लगती। आपने अगर बुलडोज किया होता जिस तरह किया है, मैं नहीं कहना चाहती, हम आपकी मतलब अक्स में नहीं होना चाहते, और अगर बेहतरी लाना चाहते हैं हमारे साथ प्लीज कोऑपरेट करें। अच्छा, दैट्स अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, और इतनी बातें सुनने और क्रिटिसिज्म लेने के बाद क्या नून लीग के जहन में बिल मंजूर करवाते वक्त ये ख्याल नहीं था कि सदर आरिफ अलवी उन बिलों पर दस्तखत से इनकार भी कर सकते हैं? और ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि सदर ने 13 बिलों पर दस्तखत से इनकार करके वापस भिजवा दिए। तो फिर क्या किया नून लीग ने? पर्टिकुलरली अपनी साखें मुतासिर की है ना, अभी हासिल हुसूल तो कुछ हुआ नहीं है। इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के, बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, और उनको भी शिकवा है कि इन्होंने एक बिल पेश किया था जो दोनों हाउसेस से मंजूर हो गया था और वो हो गया है लापता। अब ये बात अब समझ नहीं आई कि इस पे हंसें, रोएं या सवाल करें या सरप्राइज्ड हों, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। और बहुत शुक्रिया आपका, गुड टू सी यू इरफान साहब, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक्चुअली। आप लोग भी लिफ्ट नहीं कराते ना जब पावर में होते हैं, तो वो शिकवा हमारा भी बनता है। अब ये बताइएगा कि पार्लिमानी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 दिन में 53 बिल माशाल्लाह मंजूर कराए गए, और ये सब कुछ हुआ वज़ीर आज़म उस वक्त के शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में। तो क्या ये भूल गए थे या जहन में नहीं था कि भाई अल्टीमेटली सदर साहब को भी दस्तखत करने होते हैं? अब उन्होंने दर्जन भर से ज़ायद तो वापस कर दिए हैं। तो इस सारी मश्क में क्या हासिल हुआ? खाया पिया भी कुछ नहीं, ग्लास भी तोड़ा 12 आने का। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ आपके शो में शामिल होके। एक्चुअली दिस इज़ वन ऑफ द शोज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बड़ी बाकायदगी से देखता हूँ। दूसरी बात, अभी आपने जो क्लिप्स सुनवाए हैं, मैं उस इजलास में शरीक था और शरी के बाद मैं बोला था जो आपने नहीं सुनाया, चूँकि आप हमारे साथ आज मौजूद हैं, तनकीद की थी कि जी ये बिल क्यों ला रहे। नहीं, मैं रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए कह रहा हूँ कि हमने गर्दन नहीं हिलाई, हमने वहाँ मैंने खुद खड़े होकर तनकीद की कि जिन बिलों को आप ला रहे हैं ये कल हमारे लिए शिकंजा बनेंगे, तो खुदा के लिए ऐसा ना करें। तो बहुत अच्छा होता कि आपके जो देखने वाले हैं वो देखते कि वहाँ PMLN के अंदर से भी आवाज़ें उठी हैं, ऐसी बात नहीं है। एनीहाउ आगे चलते हैं। एक बात जो आपने कही कि ढेरों आए बिल, और बिल्कुल आए, इसमें कोई शक नहीं है, और कुछ तो नेचुरल होता है। जिस तरह हम देखते हैं कि आपका शो जब आखिरी लम्हों में होता है तो आपको भी थोड़ी सी तेज़ी पड़ी होती है कि ये जल्दी करो, ये रह जाएगा, ये रह जाएगा। रोज़े के अफ्तारी का जब टाइम होता है तो आपाधापी की कैफियत पैदा हो जाती है। तो यूं ही जब हुकूमत जाने लगती है, कोई भी हुकूमत जाने लगती है, तो उससे बड़े भूले हुए काम याद आ जाते हैं। मैंने हाउस के अंदर भी कहा था कि ये बर्क रफ्तारी का नाम मैंने दिया था, ये बर्क रफ्तारी अच्छी नहीं है, तेज़ रफ्तारी अच्छी नहीं है। उसमें ये होता है कि कंसेंसस नहीं हो पाता, लोगों को भी एतराज़ होता है। ये नहीं, अगर एक बिल आता है और हमें कहा जाता है कि जी ये सरकारी बिल है, और सरकार के जो हम अरकान हैं उनको भी इल्म नहीं है कि इसके कंटेंट क्या हैं, तो उसमें अफसोस होता है। तो सर, मैं मुख्तसर कता कलामी की माजरत मुझे बस एक ऐड करने दीजिए ताकि आप उसका भी साथ ही जवाब दे दीजिए कि ये कितनी ज़रूरतें थीं और कितनी मसलहतें थीं जिनके तहत ये बिल लाए गए, कॉम्प्रोमाइज़ कितने थे इसमें? देखें अब्दुल्ला, सियासत जो होती है ये कोई 2 + 2 4 की तरह नहीं होती। इसका बिल्कुल कोई प्रोग्राम शो की तरह कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, टाइमिंग नहीं होती कि इतने सेकंड इतने मिनट फलां को देने। इसमें कंप्रोमाइज़ भी होते हैं, मसलतें भी होती हैं, अपनी ज़रूरतें भी होती हैं, वक्त के सियासत के तकाज़े भी होते हैं। सियासत इन सारी चीज़ों का एक मलगूबा होती है। तो इस मलगूबे के अंदर से आप 2 + 2 4 की तरह की तवक्को ना रखें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो बिल आए हैं, बहरहाल इनकी ज़रूरत महसूस की है। और आप ये भी याद रखिए कि ये PMLN के बिल ज़रूर कहलाते हैं, लेकिन ये PMLN के बिल नहीं थे, ये PDM के बिल थे। यहाँ जो अरकान बैठ के बातें कर रहे हैं, इनकी जमातों ने उस पर, रज़ा रब्बानी साहब की जमात ने तस्दीक की, कामरान मुर्तज़ा साहब की जमात ने तस्दीक की, तो मुश्ताक साहब की जमात वो वाहिद रुकन है
तो इन लोगों ने जब ये इजलासों में बैठे हैं या बिल तैयार हुए हैं तो वहाँ पे जाके हामी भरी, साइन किए हैं, और यहाँ आके गैलरी के लिए कुछ लोग अपना एक नुक्ता नज़र रखते हैं, पेश करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ अब आपके प्रोग्राम में कि ये जो भरमार होती है, पीटीआई के दौर में मुझे याद है कि चंद मिनटों के अंदर मोर देन 40 कानून उन्होंने मंजूर कर लिए थे। अच्छा, इसमें एक और एंगल भी याद रखिए कि इस वक्त जो PMLN जो नेशनल असम्बली है उसके अंदर अपोजिशन नाम की कोई चीज़ है नहीं है। इसका कसूर आप उन लोगों को तो दे रहे हैं जो बैठे हुए हैं और तेज़ी से कानून पास कर रहे हैं, लेकिन उनको भी याद रखें जिन्होंने इसका बाइकाट किया, इसको छोड़ दिया, और जो अच्छी खासी तादाद में रुकावट बन सकते थे, इन चीज़ों को रोक सकते थे। दो वोटों की अक्सरियत से ये हुकूमत कायम थी। अगर PTI यहाँ मौजूद होती तो इस तरह ये बुलडोज ना होते कवानीन, तो उनको भी इसका खिराज तहसीन ज़रूर पेश कीजिए। एक बात जो रह रही है जो मेरे एजेंडे की थी कि मेरा बिल गुम हो गया। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं सारी उसकी बैकग्राउंड बयान करूं। बिल एक मैंने पेश किया, आपने उसका तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार, एक तो मैं आपकी मुझे बात तो PTI वाली ना कि हमने तो चले बिल पास कर दिया, मतलब आपकी आवाज़ तो हम तक पहुंची फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी, लेकिन PTI चूंकि थी नहीं तो वो रोक सकते थे। ये बात भी पता नहीं कितनी हजम होगी लोगों को। और फिर आपका जो बिल गुम हुआ सर, ये अभी कोई एक हफ्ते में गुम हुआ है जब से आप लोगों ने दफ्तर छोड़े हैं, या फिर पहले से गुम है? ये 14 माह से गुम है, और 14 माह के दौरान मैं मुतअद्दिद बार, चूँकि मैं सेनेट का रुकन हूँ, सेनेट में खड़े होके मैंने मुतालबा किया, मेरे साथ सारे हाउस ने मुतालबा किया, और मैंने कहा जी कि ये मेरी प्रॉपर्टी थी जब तक मैंने बिल पेश नहीं किया था। सेनेट ने मंजूर कर लिया, ये सेनेट की प्रॉपर्टी होगी। कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया, ये पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी होगी। पार्लियामेंट जो 21 जून 2022 को बिल भेजती है एसेंट के लिए, वो कहाँ गया? ये कोई ऊँटों का या घोड़ों का या खच्चरों का ज़माना नहीं है कि पैगाम रसां उस पर बैठ के जाते हैं। एक एक चीज़ जो है कंप्यूटर पे होती है। कोई सुराग अभी आप देखें, 10 तारीख को मैंने जनाब स्पीकर को ख़त लिखा कि जी आप इस पर मुझे कुछ बताइए। आज शायद 17 है, लेकिन उनकी तरफ से मुझे कोई रिस्पांस अभी तक कम से कम नहीं आया। तो ये पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, और मैंने याद दिलाया उनको कि आपने तौहीन पार्लियामेंट का एक कानून बना लिया कि जो तौहीन करेगा उसे 6 महीने की सज़ा हम देंगे, 10 लाख रुपया जुर्माना करें। इससे बड़ी तौहीन क्या है? हमारे कुछ कानून तो अदालतों में मर जाते हैं, कुछ कानून जो है वो ऐवान सदर में फांसी चढ़ जाते हैं, कुछ रास्ते में तारीख राहों में मारे जाते हैं। तो पार्लियामेंट कहाँ खड़ी है? अपनी तौहीन का वो खुद जवाब, खुद एहतसाब नहीं कर सकती, तो किसका करेगी वो? बड़ी अजीब सी बात है एक बिल का इस तरह गुम जाना। और ये क्योंकि हम वाकई ये सोच रहे थे मारे जाने वाला पहला होगा, मुझे लगता है। क्योंकि हम पता नहीं हंसी आ रही है या रोना आ रहा है। ये सोच रहे थे कि ये पिछले एक हफ्ते 10 दिन में हुआ होगा, लेकिन आप बता रहे हैं कि इसको काफ़ी मतलब साल से ज़्यादा ऊपर हो चुका है। बट एनीवे यू राइट, वी हैव हमारे पास टाइम कम होता है। इरफान साहब, इसलिए हम एक और आपसे सवाल करना चाहते हैं फाइनल के आजकल आपको पता ही है महंगाई का जो आलम है और आपके सामने है, नून लीग पहले ही इस बोझ तले दबी है, ऊपर से ऐसी कानून साजी भी हुई है जिस पर नून लीग पर वोट को इज्जत दो के नारे जो हैं वो यू टर्न लेने के इल्ज़ाम भी लग रहे हैं। तो आपके अगले इलेक्शन में आपकी जो जमात है वो कहाँ खड़ी आपको नज़र आती है? और आपका पसंदीदा लफ्ज़ चलें इस्तेमाल कर लेते हैं जो है बयानिया, तो वो वोटर्स को क्या बयानिया होगा जो मजबूर करेगा कि हमें वोट दें? देखें हुमा, ये जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, वोटर के सामने भी बड़े ऑप्शंस होते हैं, वोटर बड़ा गौर खौज करता है, और वोटर के सामने दो चीज़ें होती हैं। ऑप्शंस क्या हैं? मैं ए की तरफ जाऊं या बी की तरफ जाऊं या सी की तरफ जाऊं। वो पहले नफ़ी करता है कि मैं नहीं यार इसको तो मैं नहीं दे सकता, फिर वो दूसरे को नफ़ी करता है, नहीं मैं इसको नहीं दे सकता, फिर कहता है यार ये मेरी मजबूरी है। तो ये 3 फैक्टर्स काम करेंगे। नवाज शरीफ इज़ एक्सपेक्टेडली कमिंग इंशाल्लाह 3rd वीक ऑफ सितंबर, वो आएंगे, कैंपेन चलाएंगे, और उनकी कैंपेन से मेरा ख्याल है वो अपना बयानिया भी तश्कील देंगे। ये बिल्कुल मसाइल हैं, इनका सामना होगा उन्हें। ये बोझ जो PTI जाते जाते उनके कंधों पे लाद गई या हमने उसे भेजते भेजते रज़ाकाराना तौर पे अपने कंधों पे उठा लिया, ये बोझ तो बहरहाल हमारा बोझ बनेगा इलेक्शन में।
आप एक्सपेक्टेडली तो कह रहे हैं 3rd वीक ऑफ सितंबर, लेकिन अभी कल परसों तक की तो बात थी कि मियां नवाज शरीफ के नज़दीक जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वो कह रहे हैं कि भाई आप तब तक नहीं आए जब तक इलेक्शन की डेट नहीं अनाउंस होती, क्योंकि जाहिर है अभी तक अनफोर्सीन है कि इलेक्शन कब होंगे। नहीं, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन इस साल होंगे ही नहीं, तो ये और भी जीरो रिस्क वाली बात ख्वाजा आसिफ साहब ने की थी। तो आपको क्या मियां साहब ने, आपका बड़ा करीबी रिश्ता है और आप जाहिर है, मैंने कहा शायद अगर आपको पता है कि 3rd वीक ऑफ सितंबर में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी तकरीर लिखने का आपका वक्त भी करीब आ गया है। जी आप बहुत बाखबर हैं अब्दुल्ला, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरी इस मौजू पे मेरी रोज़ ही बात होती है, आज सुबह भी हुई है, लेकिन इस मौजू पे चूँकि आपको मालूम होता है कि ये जो हमारी कन्वर्सेशंस होती हैं इतनी महफूज नहीं होती हैं, तो ये क्लासीफाइड किस्म की जो इतलात होती हैं कि उन्होंने कब का प्रोग्राम बनाना है और कब आना है, ये हम ओपनली डिस्कस नहीं करते और ना ही मैं तारीख़ें दिया करता हूँ। आपको पता है यहाँ बहुत से तोताफ़ाल और नजूमी हैं जो इस तरह की तारीख़ें देते रहते हैं। मैं अपने क़यास के मुताबिक, अपने अंदाज़े के मुताबिक, हालात को स्टडी करने के मुताबिक, माहौल को देखने के मुताबिक मेरा अंदाज़ा ये है कि ही शुड बी हेयर इन 3rd और 4th वीक ऑफ सितंबर। अच्छा, सो वो जो एक और एलिमेंट था कि ही शुड नॉट कम बैक अनलेस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, वो शायद गौर हुआ होगा, वो समझ में नहीं आया प्रॉब्लम। और ये 3rd वीक ऑफ सितंबर, अब इसको मतलब हम कंफर्म समझें? नहीं, इसलिए कि मैं कंफर्म नहीं कर रहा आपको, मैंने कहा है कि मेरा अंदाज़ा है, मेरा क़यास है, माहौल को स्टडी करके मैं अपना एक मफरूज़ा दे रहा हूँ, तो मफरूज़े कंफर्म तो नहीं हुआ करते ना। चलिए इरफान साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और बाकी जो अब्दुल्ला आप जी बताइए प्लीज़, बात मुकम्मल कीजिए। आपने पूछा था कि इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हुई तो क्या वो इलेक्शन से पहले आ जाएंगे। मेरा ख्याल ये है कि डेट का मसला शायद आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन तो होने हैं। 12 नवाज शरीफ साहब के सामने 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि उन्होंने अपने मुकदमात को किसी बन्ने लगाना है, किसी किनारे लगाना है। Absolutely. दूसरा ये है कि उन्होंने इस कैंपेन की राबरी और रहनुमाई करनी है। तो इन दोनों इशूज़ के लिए डेट चाहे नवंबर की होती है या दिसंबर की होती है या आगे पीछे होती है, बहरहाल उन्होंने आके अपने मुकदमात को भी साफ़ करना है और अपने इलेक्शन कैंपेन को भी ऑर्गेनाइज़ करना है। तो वो शायद इलेक्शन की फाइनल डेट का इंतज़ार ना करें और उससे पहले आ जाए। अच्छा, वैसे इरफान साहब ब्रीफली आपको 2023 जो है वो इलेक्शन का साल लगता है? हमने राना साहब से भी ये सवाल पूछा था, इसलिए आपसे भी हमने सोचा, आपके मियाँ साहब से हर रोज़ाना ही बात होती है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक मियाँ साहब का ताल्लुक़ है और उनकी सोच है और उनकी राय है, वो ये है कि इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। वो ये ख्याल करते हैं कि जिस तरह के मसाइल से पाकिस्तान दो चार है, ख़ास तौर पर इकानमी का इशू है, महंगाई की बात आप कर रहे हैं, IMF रिलेटेड इशू हैं, डॉलर कहीं जा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है, और फिर जो निगरान हुकूमतें होती हैं वो चाहे कितनी अच्छी, कितनी नेक, कितनी पारसा, कितनी पाकबाज क्यों ना हो, इन मसाइल से निपट नहीं सकती। तो मियाँ साहब का ख्याल ये है कि हमें जल्द अज जल्द इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, एक नई हुकूमत आए, इन मसाइल से निपटे। वो इलेक्शन में ताख़ीर के तसव्वुर के हामी नहीं है। तसव्वुर के हामी नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे इस साल, या उन्हें भी लगता है कि अगले साल होंगे? अगले साल के बारे में मेरा ख्याल नहीं है। वो यही समझते हैं कि इस साल इलेक्शन हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू। मे बी नवंबर, मे बी दिसंबर, चलिए, लेकिन जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, दैट इज ऑल टाइम वी हैव, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। अच्छा, नाउ दिस इज़ अनदर वन कि ये क्योंकि हम डेट्स का काफ़ी सोच रहे होते हैं ना कि इलेक्शन कब होंगे, और फिर कुछ लोग जो हैं, याद है आपको राना साहब ने तो बड़े ही कैटेगोरिकली, बड़े वसूख से ये कहा था कि ही डजंट सी इट हैपनिंग दिस ईयर, लेकिन अपेरेंटली हो भी सकते हैं। हर किसी की अपनी राय है। अच्छा, एक और बात अब हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि दैट वी विल कीप यू अपडेटेड और हमने वादा किया था कि हम इसकी जांच नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या हम मुफ्ती साहब से बात कर लें निकाहनामा के हवाले से? इफ़ ही इज़ बैक, हाँ जी, मुफ्ती साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है। सो मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सर, ये हमने कुछ लिखे हुए हैं पॉइंट्स, और हम आपसे पूछना चाहते हैं
कि निकाहनामे में ख़वातीन को कुछ हुकूक जो हैं वो ऑप्शनल दिए गए हैं, जो ज़ाहिर है माशरती प्रेशर भी है, अवेयरनेस भी नहीं है, आगाही भी नहीं है, अक्सर इस पर कांटा लगा दिया जाता है। तो कैसे होगा कि ये हकूक जिसमें तलाक का हक है, मेंटेनेंस है, नानफ़क़ा वगैरह लाजिम कर दिए जाएं, ये इसमें क्या कोई हर्ज नज़र आता है आपको कि भाई ये क्रॉस ना हो, जो क्रॉस करेगा उसका निकाह रजिस्टर नहीं करेंगे, ये हो सकता है? Why should anything be crossed? निकाहनामा बज़ात ख़ुद एक अहम डॉक्यूमेंट है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे चल के इससे मसाइल हल होते हैं, जो बाद में मसाइल पैदा होते हैं, तनाज़ात और झगड़े, वो निकाहनामा अगर वाज़े और शफाफ अंदाज में फ़िल हो तो ये झगड़े हल करने में आसानी होती है। तो इसलिए हम भी ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इस बात पे ज़ोर देती रही है कि निकाहनामे में जो भी मुतल्लिका कालम्स हैं, बल्कि सारे जो भी कालम्स हैं वो फ़िल करने चाहिए मुनासिब अंदाज से। मिसाल के तौर पर जैसे सवाल में ये बात ज़िक्र की गई कि बीवी को तलाक तफवीज़ करने का हक़, अब ये इसके हवाले से ये वाज़ेह रहना चाहिए कि इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि औरत कोई मर्द को तलाक देगी, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि मर्द अपना जो राइट है तलाक देने का वो सपुर्द करता है औरत के, कि औरत अपने ऊपर तलाक वाक़ा कर ले, ख़ुद को तलाक दे ले मर्द की तरफ से। इसको तलाक तफवीज़ कहते हैं। तो इस हवाले से कालम पुर करना चाहिए, और पुर करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप हाँ में ही पुर करें। अगर आप देना चाहते हैं या औरत लेने का मुतालबा कर रही है तो आप तफवीज़ कर दें, लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते तो बेशक नहीं का हक़ लिख दें कि मैंने ये हक़ सपुर्द नहीं किया, पूरा जुमला लिखे उसके अंदर। और अब तो ये पुर करना इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि पंजाब के अंदर बाकायदा एक कानून बन गया है कि जो निकाहनामे को या उसके कालम्स को खाली छोड़ेगा, पुर नहीं करेगा, क्रॉस करेगा, तो उसको सज़ा का सामना करना पड़ेगा। तो अब तो ये लाजिम हो गया, लेकिन ये पंजाब की हद तक है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल तो बारहा ये कहती रही है कि इस तरह के तमाम कालम्स जो है उनको पुर करने का अहतमाम करना चाहिए। इसी तरह नफ़क़े वगैरह का है, बाद में बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। अगर नफ़क़े की अगर शर्त शुरू में कोई रखना चाहे तो रख ले, ना रखना चाहे तो ना रख ले। इसी तरीके से महर का भी है, वो भी बड़े एहतमाम से उसको पुर करना चाहिए ताकि बाद में इस हवाले से तनाज़ात ना हो। थैंक यू सर। मुफ्ती गुलाम माजिद साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, ये वो टॉपिक है जिस पे देयर नीड्स टू बी अ लॉन्ग डिबेट एंड डिस्कशन ऑन इट, और इसकी अंडरस्टैंडिंग की भी बहुत ज़रूरत है, बिकॉज बहुत बार हमने देखा है जिन लोगों को का काम होता है समझाना और इस चीज़ को ईजी करना, वो ही इसमें रुकावट भी डाल रहे होते हैं। तो दिस नीड्स टू बी। अच्छा जी, सो कराची में ख़वातीन को हरासा करने का एक और केस भी सामने है, उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, द टॉपिक दैट वी वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर, जो कि हमने आपसे वादा किया था कि इसके पीछे हम पड़े रहेंगे, लेकिन एक्चुअली कुछ खास उसका हुआ इसलिए नहीं क्योंकि वो लोग अभी तक नहीं मिले। कराची में आपको पता है कि जिनसी हरासानी में मुलविस मुलजमान अब तक पकड़े ना जा सके। डोंट थिंक कि ये हम वो वाली आपको खबर दे रहे हैं, लेकिन इन द मीन टाइम एक और हादसा भी हो गया जिसका बंदा जो है पकड़ा गया। बट लेट्स टॉक अबाउट द फुटेज दैट यू आर सीइंग। ये जुलाई में गुलिस्तान जौहर के इलाके में एक शख्स ने राह चलती खातून पर जिनसी हमला किया था। यू रिमेंबर दैट? और मास्क लगाया हुआ था, ये हमला ही कहेंगे, हमला था बिल्कुल, मतलब दहशत फैलाई थी इसने। ये देख के तो हम सारे खौफजदा हो गए थे, लेकिन वो लड़का पकड़ा नहीं जा सका। फुटेज में बासानी देखा जा सकता है लेकिन नहीं पकड़ा जा सका। दावे भी बहुत किए गए, नादरा से फुटेज डेटा लेने की भी बात हुई। साबिक वज़ीर इत्तलात ने क्या कहा था वो भी, जिस पर रिमाइंडर हम आपको सुनवा देते हैं। ये बहुत एक शर्मनाक वाक़या था और इस पे डेफिनेटली इसको जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ये जो भी शख्स था, आईजी साहब से बात हुई है, एडिशनल आईजी साहब से बात हुई है, इसको गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और इसको नादरा की मदद से और बाकी भी कोशिश की जा रही है जियो फेंसिंग के जरिए कि फौरी तौर पर इस शख्स को गिरफ्तार करके और इसको कैसे इसको इस घटिया हरकत पे इसको सख्त कानून के दायरे में रहकर सजा मिले, क्योंकि ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है किसी भी मुआशरे में। और ये मैं समझता हूँ कोई बीमार जहन का कोई साइको था जिसने ये इस तरह की एक बहुत ही गिरी हुई हरकत, इखलाक से गिरी हुई, और मतलब उसको मतलब देयर आर नो वर्ड्स टू कंडेम दिस इंसिडेंट। अच्छा, वैसे पुलिस ने भी लिटरली बेबसी का अपना इजहार किया है, ये हम काशिफ से भी जानते हैं। काशिफ इसके बाद बाय द वे जस्ट फॉर अ रिमाइंडर, काशिफ हमारे साथ हैं, लेकिन एक और फिर हादसा हुआ था और उसमें चलो हरासानी का, उसमें शक्ल नज़र आ रही थी बंदे की, उसमें बाइक का नंबर नज़र आ रहा था, एवरीथिंग वाज क्लियर, इवन देन वो बंदा नहीं पकड़ा जा सका। तो चलें, पहले वाले केस में तो मास्क था ना, नहीं आप ढूंढ पाए, दूसरे में पता नहीं क्या हुआ। अब एक और वाकया हुआ है बाय द वे,
तो उसका हम ज़रूर काशिफ से पूछेंगे। अपेरेंटली अच्छा जी, काशिफ ये जो ताज़ा वाक़या पहले इसका बता दें। बल्दिया टाउन में बेसिकली एक सिक्योरिटी गार्ड है क्या उसके? बिल्कुल ऐसा ही है, ये बल्दिया टाउन का इलाका है, इत्तेहाद टाउन। वहाँ इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन उससे पहले जब पुलिस को इसकी CCTV फुटेजेस मिली हैं तो उसमें वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि इसने सिर्फ एक खातून को नहीं ये छेड़छाड़ की है। 2 मुख्तलिफ CCTV फुटेज पुलिस को मिली, दोनों में ख़वातीन जो हैं वो डिफरेंट हैं, उनको इसने आते जाते छेड़ा है। छेड़ने के बाद ये बड़ी आसानी से वहाँ फ़रार हो रहा है। अच्छा, इस शख्स को इस CCTV फुटेज में भी ये देखा जा सकता है कि ये खौफ है कि मैं शायद कैमरे में आ रहा हूँ, तो इसलिए करके जब ये छेड़छाड़ करता है और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाता है तो CCTV फुटेज में हम देख सकते हैं कि अपना चेहरा छुपाने की कोशिश भी करता है और फिर ये वहाँ से फ़रार हो जाता है। DIG ने इस पर नोटिस लिया, नोटिस लेने के बाद एक टीम बनाई और इसका मुकदमा दर्ज हुआ और बिल आखिर ये सिक्योरिटी गार्ड है और किसी निजी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है, तो इसे जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है। जब इससे तफ्तीश की गई तो इसने ये तफ्तीश में ये इंकशाफ किया है पुलिस को कि मुख्तलिफ लड़कियों को छेड़छाड़ करने की पहले भी इस तरह की वारदातें कर चुका है और ये जो CCTV में आया है ये भी इसी तरह की वारदात है और ये बल्दिया के इलाके का रिहायशी है और वहीं से जो है इसे जो है पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और इससे मज़ीद तफ्तीश भी की जा रही है। अच्छा, माजी में 3 और ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिनमें से जो सबसे पहला वाक़या हुआ था गुलिस्तान जौहर वाला, अगर हम ये समझते हैं कि उसका मुलजिम पकड़ा जाता तो शायद ये सीरीज़ से ये वाक़यात ना होते। पिछले 2 महीने के दौरान जो है वे चौथा ये वाक़या ऐसा रिपोर्ट हुआ है और इन 4 वाक़यात के अंदर 2 मुलजमान तो पकड़े गए हैं, लेकिन 2 मुलजमान जो है गुलिस्तान जौहर वाला और जो समनाबाद में ये इस तरह का वाक़या पेश आया था उनके जो मुलजमान हैं। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जो पहला वाक़या था वो सबसे खौफनाक वही वाक़या है बेसिकली। क्या बेबसी है, मतलब बेबसी तो नहीं, वो मतलब तो एक एक्सट्रीम क्या था। दुनिया में बड़े बड़े क्राइम केसेस सॉल्व हुए हैं, क्या सीन है इसका मामले में? देखिए, पुलिस इस वाक़े के अंदर तो मुकम्मल तौर पे ना फेल हो चुकी है। बिल्कुल, हम अब जब तफ्तीशी हुकाम से बात करते हैं ना वो भी बड़े रिलैक्स हो गए। उन्होंने कहा कि यार हमने सारे अपने जो हरबे थे वो इस्तेमाल कर लिए, 100 से ज़्यादा CCTV फुटेज हासिल कर ली। तो उसके घर का क्यों नहीं ट्रेस कर सके कि निकला किधर से है वो 100 CCTV कहीं से तो आ जा रहा होगा ना, कनेक्ट द डॉट्स नहीं। देखिए अब्दुल्ला, अब ये शख्स शायद कभी भी गिरफ्तार नहीं हो सकेगा। उसका रीज़न ये कि पुलिस ने ये बताया था कि जब इसने ये CCTV वायरल हुई है तो ये उसी सराउंडिंग का रिहायशी है, 2 से 2.5 किलोमीटर की सराउंडिंग का रिहायशी है। पुलिस ने सारे घर सर्च कर लिए, इसको शायद ज़मीन खा गई है या आसमान निकल गया है कि ये शख्स बिल्कुल ऐसा ही है कि इसको शायद छुपाया गया है या इसके रिलेटिव्स या इसके जो मोहल्ले में लोग रहते हैं वो बताना नहीं चाहते पुलिस को, तो इस वजह से भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर जिस खातून को इसने छेड़छाड़ की थी वो अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाती तो शायद पुलिस ज़्यादा इंटरेस्ट लेती। अमूमन होता ये है कि जो सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज होते हैं उनको पुलिस बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले पाती है या फिर मुलजमान गिरफ्तार भी हो जाते हैं, चूँकि उसकी तफ्तीश में सरकार की मुद्दत में होनी होती है तो उसकी तफ्तीश भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती लिया जाता है। बिल्कुल, उसको ईजी लिया जाता है और वो तफ्तीश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो वो मे बी द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि जब इतना अरसा गुजर भी जाता है तो वो खुद भी रिलैक्स हो जाते हैं और लिटरली उसके बाद कोई इतनी इमरजेंसी पड़ती नहीं। उसके बाद कौन सा कोई एक केस होता है और उसके बाद जी 6 महीने की ब्रेक हो, ये तो ऐसे केसेस तो होते चले जा रहे हैं। मतलब इसके बाद 3 और हो गए और फिर आप बता रहे हैं कि 2 और मतलब ये कोई आज से थोड़ी हो रहे हैं, अब ये फुटेजेस आ रही हैं, मतलब कब से हो रहे हैं? अच्छा, हमें ये कहा गया कि जो गुलिस्तान जौहर वाला वाक़या है इसके अंदर इसने मास्क पहना हुआ है, अगर इसका थोड़ा सा चेहरा क्लियर आ जाए तो उसके बाद हम इसको गिरफ्तार कर सकते हैं। जब 100 CCTV निकाली गई तो उसमें पुलिस की जानिब से कंफर्म किया गया कि इसका जो बगैर मास्क का एक फुटेज है वो सामने आई है। तो हमने ये कहा कि आपके पास बहुत हमें बिल्कुल, हमने कहा कि वो फुटेज हमें दिखाएं, हम किसी से शेयर करते हैं, वो हम मीडिया पे उसको लेकर आते हैं, लेकिन वो फुटेज मंजर आम पर नहीं लाई गई। अच्छा, उसके बाद पुलिस की जानिब से दावा किया गया तो इन्होंने एक नया सिस्टम मुतारिफ करवाया है, फेस रिकग्नाइज सिस्टम, जिसके अंदर हमने पहले भी डिस्कस किया है कि उसके अंदर अगर कोई भी CCTV डाली जाए तो फौरी तौर पर जो है वो उसका पूरा डेटा जो है वो हासिल हो जाता है, वो नादरा से इंटरलिंक है। उस सिस्टम में भी पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने ये किया और उसके बाद उस सिस्टम में भी इसका कुछ नहीं आया। तो मुझे सी वैसे बात है, इधर काशिफ पॉज इसलिए करेंगे कि जहां ये भी पता चल गया है कि उसी लड़के की विदाउट मास्क भी फुटेज है, तो हम बार बार मास्क वाली क्यों दिखाते हैं, हमें क्यों नहीं दी जा रही? कोई ना कोई तो फिर पहचान ही लेगा ना उसको। यही तो, अगर एक फुटेज उसकी मास्क वाली सामने आई है तो आप अगर दावा ये करते हैं कि हमने 200 घरों को वहाँ सर्च किया है और 100 से ज़्यादा CCTV फुटेज हमने निकाल लिए, तो कोई एक CCTV फुटेज मजीद सामने लेकर आएँ ताकि वो सोशल मीडिया पर वायरल हो। ये CCTV फुटेज भी जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई, 4 दिन ये सोशल मीडिया पर घूमती रही, उसके बाद पुलिस हरकत में आई और CCTV फुटेज की मदद से सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो यकीनी तौर पर इस वाक़े की भी और जो समनाबाद में वाक़या हुआ है उसकी भी मज़ीद CCTV फुटेज पुलिस ने हासिल कर ली
ली होंगी, वो मंजर आम पर आनी चाहिए। उसको जब सोशल मीडिया पे वायरल होगी तो शायद किसी शख्स के दिल में जो है वो रहम आ जाए, किसी फैमिली के जो है उसमें रहम आ जाए और वो इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म कर दे। टाउन में जो पकड़ा गया है सिक्योरिटी गार्ड, क्या सिक्योरिटी गार्ड पहले तो सोचें जरा, जिसका काम ये है कि वो आपको सिक्योरिटी दे, तहफ़्फ़ुज़ दे, और वो ये कर रहा है। वो इब्तिदाई तफ्तीश में क्या बताता है, क्या मसला है उसके साथ? उसने इब्तिदाई तफ्तीश में यही बताया। मेरी DIG से बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि जब उसको इंटेरोगेट किया गया कि ये एक तो हो ना कि राह चलती हुई किसी लड़की को छेड़ा और आप गायब हो जाएं, ये 2 CCTV मंजर आम पर आ गई। जब उससे तफ्तीश की गई तो उसने कहा कि मुतादिद बार ऐसे ये मैं काम कर चुका हूँ, और उसमें उसने ये चीज़ कन्फर्म की कि वो ज़्यादातर चूँकि वो सिक्योरिटी गार्ड है उसी मोहल्ले का है, तो वो ये टारगेट करता है कि जो स्कूल से टीचर्स निकल रही होती हैं उनको उसका टारगेट है, तो उससे पुलिस तफ्तीश मजीद कर रही है। अभी तक उसने मजीद कोई इंकशाफात ऐसे नहीं किए हैं। आज सुबह सवेरे ही पुलिस की जानिब से ये उसी इलाके में कार्रवाई की गई और इस सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, जो CCTV फुटेज मंजर आम पर आ रही है उसमें बाकायदा उसने वो सिक्योरिटी गार्ड का लिबास पहना हुआ है, उसी पर वो घूम रहा है। और दोनों मैंने पता थोड़ी थी उसी से जज। काशिफ, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। लड़कियों, whoever is outside, जो आप अपने कॉलेजेस जा रही हैं, अपने स्कूल जा रही हैं, आपको कुछ ना कुछ तो वेपन या कुछ चीज़ अपने आप को बचाने के लिए रखनी है। अब वेपन इटसेल्फ नहीं हो सकता। एक होता है पेपर स्प्रे, मेस, वो इतना महंगा भी नहीं है और वो आपको मिल भी सकता है। यहाँ बहुत डिफेंस ऐसी शॉप्स हैं जहाँ आपको मिल सकता है, एटलीस्ट वो तो रखें। वाइल यू आर ऑन द रोड तो वो पेपर स्प्रे की इतनी सी बोतल होती है, उसको हाथ में रखें। वो आप किसी पे भी स्प्रे करेंगे कि थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट आपको इतना मौका तो मिलेगा ना कि आप उस जगह से भाग सकें। सो एवरी गर्ल शुड गेट दैट। घर में भी बनाया जा सकता है, गूगल करें। I would encourage everybody to have it. ज़हनी अमराज का इलाज करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े आजमाए जाते हैं, और ऐसे ही मुनफरिद ख्याल के साथ एक म्यूज़िक फेस्टिवल का कराची के पाक अमेरिकन कल्चरल सेंटर में 26 अगस्त को इनेकाद हो रहा है। और मुंतज़मीन का ख्याल है कि अनप्लग्ड के नाम से होने वाला ये म्यूज़िक फेस्टिवल कई ज़िंदगियों में तब्दीली लाने में मददगार साबित होगा। कैसे, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका मकसद ये है कि वो जो हमारे टीनेजर्स हैं जिनको ज़हनी मसाइल हैं या वो ज़हनी उलझनों का शिकार हैं, मसाइल नहीं, लेट्स नॉट यूज़ द वर्ड, वो ज़हनी उलझनों का शिकार हैं या डिप्रेस्ड हैं, और मेरा ख्याल है कि अब किसी को अब वो दुनिया में वो आ गया टाइम कि अब नोबडी नीड्स टू रेज देयर आईब्रोज कि जी मेंटल हेल्थ भी कोई चीज़ होती है। वी ऑल नो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ मौजूद हैं और ये फाउंडर हैं यूथ साइनैप्स की। इनाया, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर शो। इनाया, सबसे पहले तो बता दें ये यूथ मेंटल हेल्थ पे आपने ये बनाया है, क्या वजह क्या आपको फील हुई? क्या आपके इर्द गिर्द के लोगों में आपने देखा कि देयर इज डिस्टर्बेंस एंड यू थॉट कि अवेयरनेस होनी चाहिए? तो हमने कोविड के टाइम में स्टार्ट किया था, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु वर स्ट्रगलिंग विद एंजाइटी एंड डिप्रेशन बिकॉज घर से बाहर नहीं जा सकते थे, स्टेइंग इनसाइड, ऑनलाइन स्कूल में बहुत मुश्किल हो रहा था पढ़ना, एंड उसकी वजह से देयर वाज सो मच sort of silence, nobody was talking about it, there was no open communication allowing us to kind of discuss our feelings, which is why मैंने फिर यूथ सर्कल साइन अप शुरू किया ताकि एक जगह बन जाए जहाँ पे हम सब साथ बैठ के एक दूसरे को बता सकते थे कि कोई इस फीलिंग में अकेला नहीं था, nobody is alone in talking about mental health. अच्छा, जब आपने ये आइडिया डिस्कस किया तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया, तो आपको लगा कि हाँ भाई मैं तो ऐसे ही डर रही थी बात करते हुए, तो सारे ही बच्चों को कोई ना कोई मसला है? जी, तो हमारा सबसे पहले जो फोकस ग्रुप हुआ था उसमें हमारे स्टूडेंट्स फ्रॉम जाफर पब्लिक स्कूल, फ्रोबेल्स, बहुत डिफरेंट स्कूलों से स्टूडेंट्स आए थे, एंड हम सब ने जो हम बात कर रहे थे मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि everyone was sort of feeling the same way. Everyone had these ideas about mental health कि negative है, कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन जब हम आए and हम बैठे और हम सब ने candid sort of conversation शुरू किया तो I realized that everyone sort of is feeling the same way, and so we need some sort of open, safe space where it can be talked. क्या चीज़ सताती है वैसे? I really want to know. मैं अब खुद जानना चाहता हूँ as an elder. हाँ, कि common factors क्या होते हैं when you say कि everybody got together and they realized कि बड़ा ये common, you know, सारों की problems हैं, वो issue, वो anxiety होती क्या है? Bother क्या कर रहा है? That everybody is going through. तो सबसे बड़ा रिस्पॉन्स हमें एकेडमिक स्ट्रेस का मिला था कि स्कूलों में
competition बहुत है, and constantly, you know, grades have to be perfect, and constantly working towards sort of perfection. उस पे बहुत anxiety, बहुत stress, exams के लिए, exam से पहले कुछ de-stressing नहीं होती थी, and that was the biggest factor that sort of we all realized was similar कि सबको sort of exam से पहले, and stress is one thing, but उसके लिए anxiety इतनी ज़्यादा सबको होती थी कि we realized that it was such a huge problem. अच्छा, अब ये जो अनप्लग्ड के नाम से म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा है, सो ये इसका क्या मकसद है? तो अनप्लग्ड इज़ हमारा जो यूथ सर्कल ऑफ साइनैप्स है उसका लॉन्चिंग इवेंट है. म्यूज़िक हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज थेरेपी के लिए भी यूज़ हो सकता है म्यूज़िक, एंड इट्स समथिंग दैट अनदर थिंग लाइक यूथ मेंटल हेल्थ दैट ब्रिंग्स टीनेजर्स टुगेदर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सॉर्ट ऑफ जनरेशन. म्यूज़िक इट्स अ कनेक्टिंग फैक्टर. सो आप लोग खुद ही परफॉर्म करेंगे इसमें? आपके अपने सिंगर्स होंगे, अपने म्यूजिशियंस होंगे, या कोई और आ रहा है परफॉर्म करने के लिए? क्या हो रहा है? So it's our vocalists are solely teenagers my age. I'm one of the performers, and then Wonderful. two or three other young teenage musicians who love music, who have an interest in our cause as well. So Inaya, इसके लिए okay, because this seems like a good idea for people to connect and engage. Are you going to be singing covers, या फिर इसके लिए कोई actually आप लोगों का कोई theme है? There are songwriters amongst you. So we are doing covers. It's our theme was nostalgia because we wanted to sort of cater to every audience out there. So we have a set list from songs all the way from the 1960s up to the 2000s, something that would bring everyone in the audience just some level of nostalgia and make them think के इसमें ticketed event है ये, या invites only है, क्या है? It is a ticketed event, so tickets can be bought at Synapse Neuroscience Institute. And yeah. Which is where? It is in Bukhari. Alright, ठीक है. तो वो Facebook पे डिटेल्स जो हैं पता लग जाएंगी. ठीक है. Best of luck इनाया नूर, माशाल्लाह अच्छा कर रही हैं आप, और कॉज बड़ी अच्छी है बेसिकली. ज़बरदस्त. Thank you. आई वाज जस्ट थिंकिंग कि भाई हमारे भी वक्त में ख़ास तौर पे एग्ज़ाम्स का और पढ़ाइयों का स्ट्रेस ठीक ठाक किस्म का होता था. आई विश वी हैड लाइक यू नो इस किस्म के कनेक्शंस एज वेल समवेयर. वी हमारे जो लड़के हैं, मतलब हमारे लड़कों से बुलाते हैं, हमारी क्रिकेट टीम के जो लड़के हैं हमारे, जो ऐसे तो ऐसे की है जैसे हम जानते हैं, जो दस्तयाब जो हैं अभी, वो सपोर्ट स्टाफ के हमरा एयरपोर्ट पहुंच गए हैं. ये कुछ विजुअल्स हैं, और दोपहर 12 बजे कोलंबो के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं. और एक दफ़ा आपको याद दिला दें, 22 अगस्त से अफ़गानिस्तान पाकिस्तान सीरीज़ जो है वो श्रीलंका में शुरू हो रही है, जिसके लिए तैयारियां भी भरपूर हैं, और ऑफ कोर्स द टीम हैज़ स्टार्टेड गोइंग देयर. Our captain is already in Sri Lanka. That is it for today. Inshallah, we're going to see you tomorrow. Bye. Have a great day.